हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ईथरों का विरचन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई इंपॉर्टेंट विधियां हम ईथर बनाने की पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ईथरों का विरचन। ईथरों के विरचन की जो पहली मुख्य विधि है वो ये है एल्कोहलों के निर्जलन द्वारा, डिहाइड्रेशन द्वारा। एल्कोहल जो होते हैं ना, ये प्रोटिक अम्ल H2SO4 H3PO4 की उपस्थिति में एल्कोहल निर्जलित हो जाते हैं, डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, उनमें से जल निकल जाता है। तो प्रोटिक अम्लों की उपस्थिति में एल्कोहल निर्जलित हो जाता है और अभिक्रिया का उत्पाद एल्कीन होगा या ईथर। यह अभिक्रिया की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जो एल्कोहल होता है ना, एल्कोहल प्रोटिक अम्लों की उपस्थिति में उसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, निर्जलन हो जाता है और निर्जलन से या तो एल्कीन बनता है या ईथर बनता है। अभिक्रिया का उत्पाद ईथर होगा या एल्कीन होगा। ये अभिक्रिया की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे एथेनॉल CH3CH2OH, ये एथेनॉल है। एथेनॉल को जब H2SO4 कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में, सांद्र H2SO4 के साथ में 443 केल्विन पर गर्म करते हैं तो यहां से ये OH और यहां से एक H, तो ये बनती है एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये H2O। तो ये क्या बनती है? एथिलीन, या यूपीएससी में इसको बोलते हैं एथीन। और एथीन क्या है? ये एक एल्कीन है। एल्कीन वे यौगिक होते हैं जिनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। और जब एथेनॉल को H2SO4 के साथ में, H2SO4 कंसंट्रेट के साथ में जब इसको 413 केल्विन पर गर्म करते हैं तो 413 केल्विन पर गर्म करने पर इसके दो अणुओं में से जल का एक अणु निकलता है और ये बनता है डाई एथिल ईथर CH2O CH2CH3 प्लस H2O। वेरी इंपोर्टेंट है ना। देखो, ये एथेनॉल का एक अणु, ये एथेनॉल का दूसरा अणु, तो H2O इसमें से निकल जाता है और ये बनता है CH3 CH2O CH2 CH3। ये बनता है डाई एथिल ईथर। इसका नाम है डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर बनता है। तो प्रोटिक अम्लों जिनसे प्रोटॉन प्राप्त होते हैं, जैसे H2SO4 H3PO4 की उपस्थिति में एल्कोहल जो होता है ना, वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है और डिहाइड्रेटेड होकर के वो बनाता है एल्कीन या ईथर। अब अभिक्रिया में एल्कीन बनेगी या ईथर बनेगा, ये अभिक्रिया की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे एथेनॉल 443 केल्विन पर गर्म करेंगे H2SO4 के साथ में तो ये बनाती है एथीन, इससे बनता है एथीन। और अगर एथिल अल्कोहल को 413 केल्विन पर गर्म करते हैं, 413 केल्विन या कहें 140 डिग्री सेल्सियस, इसको 170 डिग्री सेल्सियस 140 पर गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है कि क्या होता है जब एथेनॉल को 170 डिग्री पर गर्म करते हैं और 140 डिग्री पर गर्म करते हैं। तो 170 डिग्री यानी कि 443 पर गर्म करेंगे तो एथीन बनती है और
140 पर गर्म करेंगे अर्थात 413 केल्विन पर गर्म करेंगे तो डाई एथिल ईथर बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और देखो ये एक विलोपन अभिक्रिया है। ये विलोपन में देखो ये CH3 CH2 OH, यहां से OH और यहां से एक H यहां से हटता है ये H, तो यानी कि जल का अणु निकलता है। तो ये एक प्रकार से एथीन जब बनती है ना तो विलोपन अभिक्रिया के द्वारा बनती है। ये विलोपन अभिक्रिया है, एथीन विलोपन अभिक्रिया है। और विलोपन अभिक्रिया SN क्रिया विधि के साथ में संपन्न होती है। जो विलोपन अभिक्रिया होती है ना उसकी क्रिया वो अभिक्रिया SN1 क्रिया विधि के अनुसार संपन्न होती है, या विलोपन एक SN1 अभिक्रिया होती है। और देखो यहां पर ये जो डाई एथिल ईथर बनता है, एल्कीन जो बनती है विलोपन अभिक्रिया से बनती है, और ईथर जो बनता है ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया से बनता है। ईथर प्रतिस्थापन अभिक्रिया से बनता है, और प्रतिस्थापन एक SN2 अभिक्रिया होती है। प्रतिस्थापन एक SN2 अभिक्रिया होती है क्योंकि इसमें अभिक्रिया का वेग एक अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होता है ना। और देखो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार से है भाई, ये एल्कोहल का एक अणु, ये एल्कोहल का दूसरा अणु। अब यहां से H2O इसमें से निकल गया। अब देखो H की जगह एल्कोहल का जो एक अणु है ना, ये H की जगह ये एथिल समूह आ जाता है। तो ये एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वो SN2 क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है, और जो विलोपन अभिक्रिया होती है वो SN1 क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है। ईथर का विरचन एक द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन S सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन है, जिसमें ईथर का जो निर्माण होता है ना वो एक द्विअणुक, जिसमें मतलब दो अणु भाग लेते हैं, एक द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जिसमें एल्कोहल का एक अणु प्रोटोनित एल्कोहल के दूसरे अणु पर आक्रमण करके ईथर का निर्माण करता है। और ये जो ईथर का निर्माण होता है इसकी क्रिया विधि इस प्रकार से होती है, इसको नोट करिए यहां तक। डाई एथिल ईथर के निर्माण की जो क्रिया विधि है ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद होनी चाहिए, आपकी समझ में आनी चाहिए। देखो जो डाई एथिल ईथर होता है ना, ये डाई एथिल ईथर बनना है, इसमें इसका जो निर्माण होता है वो 3 पदों में होता है। और हम जानते हैं कि जो एल्कोहल होते हैं ना इनका जो डिहाइड्रेशन होता है ना अम्लों की उपस्थिति में होता है, H2SO4 H3PO4, इनसे प्रोटोन प्राप्त होता है, ये प्रोटोन प्राप्त होता है। तो पहले जो एल्कोहल का जो अणु होता है ना, एल्कोहल का अणु प्रोटोन के साथ में प्रोटोन को ग्रहण करता है, क्योंकि प्रोटोन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो ये अपना ऑक्सीजन पर, एल्कोहल में ऑक्सीजन परमाणु पर बिना साझे के 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। तो जो एल्कोहल का अणु होता है ना वो उसमें ऑक्सीजन परमाणु अपना 1 इलेक्ट्रॉन युग्म इस H को दे देता है, H को दे देता है साझे के लिए, है ना, इस H को दे दिया साझे के लिए। अब क्योंकि इसका 1 इलेक्ट्रॉन इस साझे में, एक तो इलेक्ट्रॉन इसी का ही है और एक अब H का हो गया, यानी कि एक तरीके से इसने H को 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर 1 यूनिट का धनावेश आ गया, तो ये बनता है प्रोटोनित एल्कोहल, जिसको ऑक्सोनियम आयन भी कहते हैं। तो पहले एल्कोहल का अणु
एक प्रोटोन ग्रहण करके ये बनाता है प्रोटोनित एल्कोहल। और ये जो प्रोटोनित एल्कोहल होता है ना, इस पर एल्कोहल का दूसरा अणु आक्रमण करता है। किस प्रकार से आक्रमण करता है? देखो, ये ऑक्सीजन का दूसरा अणु है, इसमें ऑक्सीजन पर वो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। ये जो प्रोटोनित अल्कोहल होता है ना, ये अस्थायी होता है। ये यहां से इसका विदलन होता है इस बॉन्ड का। ये सारे का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, इस कार्बन और ऑक्सीजन का, वो O के पास में चला जाता है। मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, अपना तो इलेक्ट्रॉन इसके पास में जाएगा, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में चला जाएगा। तो यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ग्रहण कर लेगा। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा एक्स्ट्रा, तो इसका धनावेश खत्म हो जाएगा और ये H2 के रूप में निकल जाएगा, H2 के रूप में। और ये आयन देखो इस तरीके से बचेगा, ये CH3 CH2, ये धनायन बनेगा, ये वाला ये धनायन बनेगा। और ये इलेक्ट्रॉन युग्म, ये धनायन जो है ना, ये कार्बन ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर लेता है। तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये ग्रहण करके देखो, ये तो H2O2 निकल गया। अब यहां से CH3 CH2 है ना, O, ये H, एक इलेक्ट्रॉन युग्म इसने इसको दे दिया, इस कार्बन को दे दिया, है ना। तो ये समूह जुड़ गया, देखो यहां से CH2 CH2 CH3, है ना। अब क्योंकि इसने ये दो जो सारे के इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस O के द्वारा है, O के द्वारा दिए गए हैं। तो एक तो इलेक्ट्रॉन है ही है इसके पास में, और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया, तो इस पर 1 यूनिट का धनावेश आ जाता है। 1 यूनिट का धनावेश आता है तो ये डाई एथिल ऑक्सोनियम आयन बनता है ना। अब ये जो डाई एथिल ऑक्सोनियम आयन होता है ना, ये अस्थायी होता है। ये प्रोटॉन त्याग करके, यहां से ये प्रोटॉन त्यागता है। कैसे? ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इस H का भी है, ये इस O के पास में चला जाता है। H का भी इलेक्ट्रॉन O के पास में चला जाता है, तो ये प्रोटॉन के रूप में निकल जाता है। H प्रोटॉन के, क्योंकि इसका भी इलेक्ट्रॉन इसके पास में चला गया, तो इसका धनावेश खत्म हो जाता है। तो ये बनता है डाई एथिल ईथर, और ये प्रोटॉन इसमें से निकल जाता है। प्रोटॉन शुरू में ग्रहण किया था, बाद में वो निकल गया। कुल मिलाकर के इस अभिक्रिया में जल का अणु निकलता है। और देखो, आपने ये लिखा कि ईथर का जो विरचन होता है, ये एक द्वितीय अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, SN2 अभिक्रिया है। ये एक नाभिक स्नेही, और नाभिक स्नेही भी कैसी? द्वितीय अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि SN2 अभिक्रिया। देखो SN2 अभिक्रिया कैसे है? क्योंकि इस अभिक्रिया में एल्कोहल का जो एक अणु होता है ना, वो प्रोटोनित एल्कोहल के अणु पर आक्रमण करता है। देखो, जो प्रोटोनित एल्कोहल होता है ना, इस पर ये यहाँ पर धनावेश है ना, धनावेश है। क्योंकि एल्कोहल का एक अणु जो है ना, इस धनावेशित जो ये आयन है, इस, अच्छा ये तो देखो, ये तो यहां से H2 के रूप में अलग हो जाता है। जो धनावेश आता है ना, वो कुल मिलाकर के यहां पर आता है कार्बन पर, है ना। तो ये यहां से O यहां पर जुड़ता है, O इलेक्ट्रॉन युग्म इसको देता है, इस कार्बन को, है ना। तो ये एल्कोहल का अणु नाभिक स्नेही है, क्योंकि इसमें धनावेश होता है ना। और ये एक द्वितीय अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ये एक ये आयन और एक ये आयन, ये दो अणु भाग लेते हैं, तो इसलिए ये एक द्वितीय अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। और ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसी है? नाभिक स्नेही है, क्योंकि एल्कोहल का जो अणु है ना, इस धनावेशित आयन पर ये आक्रमण करता है।
तो ये क्रियाविधि आपकी समझ में आनी चाहिए। देखो, इस विधि के द्वारा केवल प्राथमिक एल्किल समूह युक्त ईथर ही बनाए जा सकते हैं। प्राथमिक एल्किल समूह, यह विधि जो है ना, ये केवल जो प्राथमिक एल्किल समूह युक्त ईथर होते हैं उनके निर्माण के लिए ही उपयुक्त है। देखो, जैसे ये प्राथमिक एल्किल समूह है, देखो जो ये द्वितीयक एल्किल समूह है, ये द्वितीयक एल्किल समूह है ना, तृतीयक एल्किल समूह है, ये तृतीयक एल्किल समूह है ना, ये द्वितीयक, ये तृतीयक। तो जो प्राथमिक ये जो विधि है, ये प्राथमिक एल्किल समूह युक्त ईथर के बनाने के लिए ही उपयुक्त है। इस विधि के द्वारा द्वितीयक या तृतीयक एल्किल समूह युक्त ईथर नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि जब द्वितीयक या जो तृतीयक एल्कोहल होते हैं ना, उनको अम्लों के साथ में गर्म करते हैं तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बजाय विलोपन अभिक्रिया होती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में तो ये ईथर बनता है और विलोपन अभिक्रिया में एल्कीन, जो पहले मैंने आपको बताई थी, एल्कीन बनती है। तो इस विधि के द्वारा केवल प्राथमिक एल्किल समूह युक्त ईथर बनाने के लिए ही ये विधि उपयुक्त है। द्वितीयक और तृतीयक एल्किल समूह युक्त ईथर इस विधि के द्वारा नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि जब द्वितीयक या तृतीयक एल्किल समूह युक्त एल्कोहलों को अम्लों के साथ में गर्म किया जाता है तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बजाय, यानी कि SN2 अभिक्रिया के बजाय विलोपन अभिक्रिया होती है। विलोपन और प्रतिस्थापन की जो प्रतिस्पर्धा होती है ना, उसमें विलोपन अभिक्रिया जो होती है वो प्रभावी होती है द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों के की अभिक्रिया में। तो इनके जो द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल होते हैं ना, इनकी विलोपन अभिक्रिया होती है, जिससे एल्कीन का निर्माण होता है। ईथरों के निर्माण की अगली इंपोर्टेंट विधि है विलियमसन संश्लेषण। वेरी इंपोर्टेंट विधि है, एग्जाम में बहुत आती है। क्या है विलियमसन संश्लेषण? जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में कराई जाती है तो ईथर बनते हैं, और ईथर बनाने की यह विधि कहलाती है विलियमसन संश्लेषण। देखो, एल्किल हैलाइड क्या होते हैं? RX सूत्र के यौगिक होते हैं। ये एल्किल समूह है ना, ये हैलोजन परमाणु है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में, RONA, इसके साथ में कराते हैं तो ईथर बनता है। ईथर किस प्रकार से बनता है? देखो, ये NaX हो जाएगा, NaX, और ये बनता है ROR प्लस NaX। देखो, अभिक्रिया किस प्रकार से होती है? देखो, ये जो O है ना, O के ऊपर बिना साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, और ये जो Na है ना, ये आयनिक यौगिक होता है। इस पर सोडियम पर धनावेश होता है और इस पर ये एल्कोक्साइड आयन, इस पर ऋणावेश होता है। तो जब एल्किल हैलाइड को एल्कोक्साइड के साथ में अभिक्रिया कराते हैं ना, तो यहाँ पर ये इसमें हेटेरोलिटिक विदलन होता है, ये बॉन्ड टूटता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ये इसके पास में चला जाता है तो इसका ऋणायन बन जाएगा, और ये R जो है ना, जिस पर धनावेश होता है, क्योंकि इसका भी इलेक्ट्रॉन इसके पास में चला गया तो ये R, इस पर धनावेश आ गया, ये यहाँ जुड़ जाएगा इस O से, क्योंकि इस पर ऋणावेश है। तो धनावेश ऋणावेश एक दूसरे को उदासीन कर देंगे
तो ये बन जाएगा ईथर और ये हो जाएगा NaX, है ना। धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये ईथर बनता है। अच्छा, अगर हम इसका उदाहरण देखें C2H5Br, ये एथिल ब्रोमाइड है। एथिल ब्रोमाइड को जब C2H5ONA, ये है सोडियम एथोक्साइड, इसका नाम है सोडियम एथोक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, एग्जाम में बहुत बार आती है। क्या होता है, जब एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथोक्साइड के साथ में गर्म करते हैं तो ये NaBr हो जाता है और ये बनता है डाई एथिल ईथर C2H5OC2H5 प्लस NaBr। तो ये क्या बन गया, डाई एथिल ईथर बनता है, डाई एथिल ईथर बनता है। देखो ये जो विधि है ना, विलियमसन संश्लेषण, इस विधि के द्वारा सम्मित और असम्मित दोनों प्रकार के ईथर बनाए जा सकते हैं। देखो जैसे ये है, ये एक सम्मित ईथर है, ऑक्सीजन से दोनों ओर समान एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो ये एक सम्मित ईथर है। अगर एक तरफ यहाँ पे CH3 लगा दें, एक तरफ CH3 मान लें, तो ये एक तरफ मैथिल समूह एक तरफ है, तो ये असम्मित ईथर हो जाएगा। तो इस विधि के द्वारा सम्मित और असम्मित दोनों प्रकार के ईथर बनाए जा सकते हैं प्रयोगशाला में। और द्वितीयक एवं तृतीयक, सेकेंडरी और टर्सरी, द्वितीयक एवं तृतीयक, द्वितीयक समूह कौन सा, CH3, है ना, CH3, ये CH3, ये द्वितीयक समूह है ना, और तृतीयक समूह CH3C, ये टर्सरी ब्यूटिल समूह है ना। 3 डिग्री कार्बन होता है इसमें, ये वाला, इसमें ये 2 डिग्री कार्बन होता है, इसीलिए इसको द्वितीयक समूह कहते हैं। तो इस विधि के द्वारा जो द्वितीयक और तृतीयक एल्किल समूह युक्त ईथर होते हैं ना, इस विधि के द्वारा ये भी बनाए जा सकते हैं। एल्कोहलों के निर्जलन से नहीं बनाए जा सकते। एल्कोहलों के निर्जलन में तो ये विलोपन अभिक्रिया देते हैं इस प्रकार के, अगर हम एल्कोहलों से बनाते हैं तो वो विलोपन अभिक्रिया देते हैं, एल्कीन बनाते हैं। तो इस विधि के द्वारा तृतीयक समूह युक्त एल्कोहल भी बनाए जा सकते हैं। देखो जैसे ये, देखो ये यौगिक है CH3, CH3, CH3ONA, यह आयनिक यौगिक होता है, इस पर धनावेश होता है, इस पर ऋणावेश होता है, O के पास में इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, है ना। इसका नाम है सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। जब इसको मैथिल ब्रोमाइड के साथ में इसकी अभिक्रिया कराते हैं, मैथिल ब्रोमाइड ले लो या आयोडाइड ले लो, तो ये तो हो जाएगा NaBr, है ना, और ये मैथिल समूह इसकी जगह आ जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है, Na की जगह CH3 समूह आ जाता है, तो ये बनता है CH3, CH3O CH3 प्लस NaBr, है ना। क्रिया विधि को इस तरीके से समझ सकते हैं, यहाँ पर ये जो कार्बन और Br है, इसका हेटेरोलिटिक विदलन होता है, ये इसका भी इलेक्ट्रॉन इसके पास में चला जाता है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। ये Na के साथ में मिल करके, ये पॉजिटिव नेगेटिव Na के साथ में मिल करके वो NaBr बन जाएगा, और इस पर धनावेश आ जाएगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास में चला गया, तो ये समूह यहाँ जुड़ जाएगा इस O से। तो इस प्रकार से ये ईथर बनता है टर्सरी ब्यूटिल
मैथिल ईथर, है ना। ये कौन सा ईथर बन गया? टर्सरी ब्यूटिल मैथिल ईथर बनता है, ये बन गया ईथर। तो इस विधि के द्वारा जो तृतीयक एल्किल समूह युक्त ईथर होते हैं ना, वो भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन जो तृतीयक एल्किल समूह युक्त ईथर होते हैं ना, वो तभी बनते हैं जब एल्किल हैलाइड प्राथमिक होता है। जब एल्किल हैलाइड हमारा प्राथमिक होता है। प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्या होता है? जिसमें 1 डिग्री कार्बन होता है। 1 डिग्री कार्बन क्या होता है? जिससे जिससे ये हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है ना, वो या तो केवल हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा हो सकता है, या उसमें केवल एक ही उसमें एक अन्य कार्बन से जुड़ा हो सकता है। जैसे देखो, ये मैथिल समूह है, ये Br, ये H, ये H, ये H, है ना। एक उदाहरण और देखो, ये एथिल समूह है, H H H Br। देखो, इसमें Br जिससे जुड़ रहा वो केवल एक अन्य कार्बन से जुड़ रहा। Br जिससे जुड़ रहा ये केवल एक अन्य कार्बन से जुड़ रहा। तो ये 1 डिग्री कार्बन एटम है, ये वाला 1 डिग्री कार्बन एटम है। ऐसे ही इसमें Br जिससे जुड़ रहा वो सारे ही हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो ये भी एक 1 डिग्री कार्बन एटम इसको कहेंगे। तो जो प्राथमिक एल्किल हैलाइड होते हैं ना, उनमें 1 डिग्री कार्बन एटम होता है। तो जो टर्सरी ब्यूटिल समूह युक्त ईथर तभी प्राप्त होता है जब एल्किल हैलाइड हमारा होता है प्राथमिक, तभी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं, तभी टर्सरी ब्यूटिल मैथिल ईथर जो है ना हमें प्राप्त होता है। अगर हम एल्कोक्साइड इसका लें और हैलाइड इसका लें, एल्कोक्साइड इसका लें, तो देखते हैं क्या अभिक्रिया होती है। ये अभिक्रिया होती है, ये समीकरण देखिए, CH3 हमने लिया इसका हैलाइड, मान लो हमने Br लिया, आयोडीन ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, और इसकी अभिक्रिया हमने कराई CH3ONA। एल्कोक्साइड हमने इसका लिया, छोटा जो एल्किल समूह है ना, इसका एल्कोक्साइड लिया, तो ये हो जाएगा NaBr, है ना, और ये तो हो जाएगा NaBr, और यहां से H जो है ना, H इस CH3O के साथ में एथेनॉल बनाता है। ये यहां से एथेनॉल बनाएगा और एल्कीन बनती है, ये CH3 ये डबल बॉन्ड CH2, यहां से H प्रोटॉन के रूप में निकलता है, H यहां से प्रोटॉन के रूप में निकलता है। और देखो, ये एल्कोक्साइड आयन है, कुल मिलाकर इस पर धनावेश होता है, इस पर ऋणावेश, है ना। अभिक्रिया होती है इस प्रकार से, ये O के ऊपर ऋणावेश, ये एल्कोक्साइड आयन, इस पर ऋणावेश होता है। तो यहां से इसका हाइड्रोलिटिक विदलन होता है, ये यहां से टूट जाता है, फिर यहां से प्रोटॉन भी निकलता है, तो ये बनेगा फिर NaBr बनेगा, NaBr, और बनेगा मैथेनॉल CH3OH, मैथेनॉल। तो कहने इसका नाम क्या है? इसका नाम है 1 2 3, है ना। दूसरे कार्बन पर मैथिल ग्रुप 2 मैथिल प्रोपीन इसका नाम है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एल्किल हैलाइड हम लेते हैं, टर्सरी तृतीयक एल्किल हैलाइड लेते हैं ना, तो फिर वो प्रतिस्थापन की बजाय विलोपन अभिक्रिया देता है, यानी कि SN1 अभिक्रिया होती है जिसमें एल्कीन बनती है।
एल्कीन कौन सी है, 2 मेथिल प्रोपीन बनती है। इसका कारण ये है कि जो एल्कोक्साइड आयन होता है ना, एल्कोक्साइड आयन, ये जो एल्कोक्साइड आयन है ना CH3O, ये एल्कोक्साइड आयन ये नाभिक स्नेही होने के साथ साथ, ये नाभिक स्नेही होगा क्योंकि इस पर ऋणावेश है, ये नाभिक स्नेही होने के साथ साथ ये प्रबल प्रोटोन ग्राही भी होता है। ये क्या होता है, ये प्रोटोन ग्राही होता है, प्रोटोन ग्राही होता है, ये प्रोटोन को ग्रहण करता है। देखो यहां से ये H प्रोटोन को ग्रहण करता है, तो इस वजह से हमको एल्कीन प्राप्त होती है, प्रतिस्थापन के बजाय विलोपन अभिक्रिया होती है ना। प्रतिस्थापन में तो Na की जगह ये CH3 आ जाता है, जबकि जब एल्कोक्साइड हम छोटे एल्किल समूह का लेते हैं ना, तो और एल्किल हैलाइड हम लेते हैं टर्सरी, तो इस समूह का होता है विलोपन। तो ये चीज आपकी समझ में आनी चाहिए। उतार लीजिए इसको। इस विधि के द्वारा एरोमेटिक ईथर भी बनाए जाते हैं। किस प्रकार से, सोडियम फिनॉक्साइड को इस विधि के द्वारा जो एरोमेटिक ईथर होते हैं ना वो बनाए जाते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ में करा करके बनाते हैं। देखो किस प्रकार से, ये यौगिक होता है फिनॉल, फिनॉल की अभिक्रिया जब NaOH विलयन के साथ में कराते हैं तो क्या बनता है, ये H ये OH, तो ये यौगिक बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड, ONA, सोडियम फिनॉक्साइड, और ये H2O निकल जाता है। तो ये जो सोडियम फिनॉक्साइड होता है ना, सोडियम फिनॉक्साइड ONA, सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया जब एल्किल हैलाइड के साथ में कराते हैं, एल्किल हैलाइड, ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड के साथ में कराते हैं, तो ये हो जाएगा NaX, ये NaX हो जाएगा, है ना, और ये R यहाँ O से जुड़ता है NaX, और ये हो जाता है ये बेंजीन रिंग, ये OR प्लस NaX, है ना। अगर आप क्रिया विधि देखें तो देखो O के ऊपर बिना साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, Na पर धनावेश होता है, और ये जो यहां से लेकर के ये फिनॉक्साइड आयन है इस पर ऋणावेश होता है। तो जब इसकी अभिक्रिया इसके साथ में कराते हैं ना, तो ये इस बॉन्ड का हाइड्रोलिटिक विदलन होता है, ये इसका भी इलेक्ट्रॉन एल्किल समूह का इसके पास में चला जाता है, जिससे ये हैलाइड आयन बनेगा। तो ये हैलाइड आयन इसके साथ में क्रिया करते हुए NaX बनाता है, और R जो होता है ना जिस पर धनावेश होता है, ये इसके साथ में O से जुड़ जाता है, और ये धनावेश और ऋणावेश उदासीन कर देते हैं एक दूसरे को, तो ये बनता है ईथर। कैसा ईथर है ये, एरिल एल्किल ईथर, एरिल एल्किल ईथर, एरिल एल्किल ईथर बनता है। अच्छा इसका उदाहरण देखो जरा, ये तो हो गया सोडियम फिनॉक्साइड, है ना, ONA, ये हमने सोडियम फिनॉक्साइड लिया। जब अभिक्रिया कराते हैं मैथिल ब्रोमाइड के साथ में, तो ये NaBr हो जाता है, और ये बनता है OCH3 प्लस NaBr, ये यौगिक कहलाता है एनिसोल ईथर। वेरी इंपोर्टेंट अभिक्रिया ये एनिसोल ईथर, एनिसोल ईथर, या इसको बोलते हैं मैथिल, ये मैथिल समूह है, ये फेनिल समूह है, इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हैं मैथिल फेनिल ईथर, ये बनता है। तो ये
ईथर बनाने की जो इम्पोर्टेंट विधियां मैंने आपको बताई। अच्छा, एक विधि और देखिए, इसको नोट करिए। ईथर बनाने की एक अभिक्रिया और देखिए, इंपोर्टेंट अभिक्रिया है ये। देखो, जब हम एथिल ब्रोमाइड को C2H5Br एथिल ब्रोमाइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ में गर्म करते हैं, इसके दो अणु लीजिए, तो ये हो जाएगा 2AgBr और ये बनता है C2H5O C2H5 प्लस K2AgBr। तो ये बन गया क्या, डाई एथिल ईथर। इसका नाम है डाई एथिल ईथर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने आपको ईथरो का विरचन बताया, जिसमें दो इम्पोर्टेंट विधियां मैंने आपको बताई, एल्कोहलों के निर्जलन से और विलियमसन संश्लेषण के द्वारा। प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, नमस्कार।